22 साइश, इसकी उम्र है तकरीबन 42 साल। ओलिविया के साथ मिलकर ये आखिर किस तरह का प्लान बना रहा है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 10 साल पहले मरबेला के ईएल परेसो स्टार क्लब में एक लड़की का खून हुआ था। उसी मर्डर केस के सिलसिले में पहली बार 22 की रोड्रिगो गलार्डो यानी टकलू से जान पहचान हुई थी। मरने वाली लड़की ईएल परेसो की एक मशहूर डांसर थी जिसका नाम था कैंडेंस रूसो। उन दिनों एनिबेल लेडेस्मा का बिजनेस चरम पर था। अगर कोई उसके काम में टांग अड़ाता तो उसे ठिकाने लगाने का काम उसका बॉडीगार्ड 22 साइश करता था। उसे ये काम एम्मा के मार्फत मिला। एनिबेल की गर्लफ्रेंड बनने से पहले उसकी 22 साइश से अच्छी जमती थी। अब किसे पता था कि वो इस नर्क से निकलकर एक नन बन जाएगी। जो भी हो, प्रेजेंट टाइम में हम 22 साइश को देखते हैं जो ओलिविया पर बराबर नजर रखे हुए है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक दिया। वो मैट था जो उसे पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। 22 साइश दरवाजा खुला और उसे स्टन गन से झटका देकर दरवाजा लॉक कर लिया। फिर बेधड़क मारना शुरू किया। उनकी आवाज सुन ओलिविया जग गई और मैट को बचाने के लिए 22 से भिड़ गई। 22 उसे किसी तरह काबू करके अंदर लॉक किया। फिर सारे पैसे बटोर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोई आ गई। जब तक वो अंदर आती 22 किसी को फोन कर सारा हाल बताया और फिर पैसे लेकर पीछे के रास्ते से फरार हो गया। मैट भी उसके पीछे भागा। जोई अंदर आई तो वहां उसे ओलिविया मिली। जोई ने उसे अपना परिचय दिया कि वो उसके हस्बैंड की प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और फिर ये दोनों मैट और 22 के पीछे भागे। आगे जाकर इन्हें मैट बड़ी बुरी हालत में मिला। वो बेहोश हो चुका था। उसकी गंभीर हालत देख ओलिविया घबरा गई तथा बाबू सोना कह कह के रोने लगी। अगले पल जोई ने एम्बुलेंस को फोन किया तो वही 22 यही कहीं रुककर जिसको फोन किया था उसके आने का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टीओ मंडियल सेविंग पहुंचकर एम्मा के लॉकर को खोले। पता चला कि वहां डबल लॉकर था जिसकी वजह से टेप इनके हाथ आते आते रह गया। इधर घंटों तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि जिस कार के अंदर टकलू का मर्डर हुआ है उसे एक हफ्ते पहले एयरपोर्ट से किसी 22 साइश ने रेंट पर लिया था। कुछ सालों पहले वसूली के केस में वो जेल भी जा चुका है। लोरेना को अपने काम के प्रति रुचि देख कहीं न कहीं डिटेक्टिव टीओ को लगने लगा था कि कहीं इनसे पहले वो उस टेप तक ना पहुंच जाए। टकलू के मरने से ये और भी सतर्क हो गए, यानी ये दोनों टकलू को भलीभांति जानते थे। इधर लोरेना को उसके जेब से एक स्लिप मिला जिससे इन्हें पता चला कि टकलू ने 6 दिन पहले हायाट होटल में एक कमरा बुक किया था। लोरेना तुरंत हायाट होटल रवाना हुई। तब तक एम्बुलेंस तथा पुलिस वाले भी आ चुके थे। होटल स्टाफ पर गन पॉइंट करने के लिए जोई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ओलिविया मैट को लेकर हॉस्पिटल निकल गई। वहां मौजूद पुलिस और होटल मैनेजर से पूछताछ करने पर पता चला कि रूम नंबर 2507 के एक गेस्ट 22 साइश के साथ बाहर से आए एक व्यक्ति से लफड़ा हो गया था। उस बाहरी व्यक्ति का नाम था मैट। उसके साथ 2 लड़कियां भी थीं। एक का नाम था जोई जो अपने आप को जासूस बता रही थी, तो दूसरी लड़की का नाम था ओलिविया जिसे इन्होंने 2 पुलिस वालों की निगरानी में हॉस्पिटल भेज दिया। लोरेना होटल से बाहर निकली तभी उसकी नजर जोई के कार पर पड़ी। पहले वो सिस्टर मारिया के केस में मैट के साथ साथ जोई की भी जासूसी कर चुकी थी, इसलिए तुरंत उसकी कार पहचान गई। कार के अंदर उसे कुछ इम्पोर्टेंट सबूत हाथ लगे। उधर मैट बेहोशी की हालत से बाहर आ चुका था। अगले पल पुलिस वाले उसका बयान लेने आए। वैसे तो ओलिविया ने अपना बयान दे दिया था कि वो रूम नंबर 2507 वाले व्यक्ति से डेटिंग साइट के थ्रू मिली थी। उन दोनों के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया था, इसीलिए वो एक जासूस के बलबूते वहां पहुंचे थे। अभी मैट से पूछताछ शुरू ही होने वाला था कि उससे पहले ही डॉक्टर उसे MRI करने के लिए ले जाने आ गई, यानी उसका बयान लेने के लिए पुलिस वालों को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। इधर टकलू के मरने से कुछ दूरी पर ही इन्हें एक और लाश मिली। ओलिविया ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जिसने कार रेंट पर लिया था और उसी के कार में गलार्डो की लाश मिली। दोनों एक साथ थे। ये बात जोई के कार से जो सबूत मिले उससे पता चल ही चुका था, यानी कुल मिलाकर संभावना ये बन रहा था कि किसी ने पहले गलार्डो को मारा। 22 जान बचाकर भाग रहा होगा जिसके चलते ये यहाँ आकर मारा गया। ये रूम नंबर 2507 में रुके थे जहां पर इनकी लड़ाई मैट नामी किसी बाहरी शख्स से हुई थी, जैसा कि होटल के मैनेजर ने बताया था। झट से वो हॉस्पिटल में मौजूद पुलिसकर्मियों को कॉल लगाई कि वो चौकन्ना हो जाए। जो व्यक्ति उनके कस्टडी में है वो यहाँ हुए 2 मर्डर्स का सस्पेक्ट है। अब तक मैट के सारे टेस्ट हो चुके थे। वो ठीक था, बस लिवर में थोड़ी चोट आई थी। जब अस्थिर हुए तो मैट ने पूछना शुरू किया कि वो बर्लिन क्यों गई थी, उसने जो घटिया मैसेजेस भेजे वो क्यों भेजे। ओलिविया को जहां तक याद है उसने तो उसे कोई मैसेज नहीं भेजा। मैट के फोन को चेक करने के बाद ओलिविया को पता चला कि जब वो सो रही थी तब उन्होंने ये वीडियो बनाए होंगे
और भेजकर उसके मोबाइल से मैसेजेस डिलीट कर दिए। वो दो लोग थे, एक इबाइस साइश और दूसरा एक रिटायर्ड पुलिस वाला था। इतने में ब्रेकिंग न्यूज आया कि हयात होटल के बाहर एक अनजान आदमी की लाश मिली है। माना जा रहा है कि मार्बेला के उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के मौत के बीच उसका कोई कनेक्शन है। पुलिस को कुछ लोगों पर शक है जिन्हें जल्द ही दबोच लिया जाएगा। देखा जाए तो इबाइस साइश और मैट का लफड़ा पुलिस वालों से छिपा नहीं था, इसीलिए इन्हें समझते देर नहीं लगा कि इनकी सामत आने वाली है। ये पुलिस वालों से बचकर लॉन्ड्री वाले एरिया में गए और कपड़ों से भरे ट्रॉली में छिपकर यहाँ से फरार हो गए। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टीओ चीफ लंदन वर्मा के ऑफिस पहुंचे। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि लोरेना उनके केस में टांग अड़ाए। इस केस पर वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। उसकी एक गलती उनका बना बनाया काम बिगाड़ सकता है। जिस सिस्टर मारिया की रियल आइडेंटिटी पता करने में वो असफल रही, असल में उसका असली नाम था एमा डरान, जिसकी तलाश में वो 10 सालों से लगे थे। वो एल परेसो स्टार में काम करती थी, जो मार्बेला का सबसे बदनाम क्लब था। इबाइस साइश, जिसकी हत्या हो चुकी है, वो वहाँ का एक बॉडीगार्ड था। शुरुआत में एमा एल परेसो में डांस करती थी, बाद में वहाँ के मालिक एनिबल लेडेस्मा की गर्लफ्रेंड बन गई। वो विदेशी लड़कियों को काम देने के बहाने यहाँ बुलाता और उनके पासपोर्ट ले लेता था ताकि वो भाग न सके। उसके द्वारा चुनी हुई लड़कियां टॉप क्लास की होती थी, इसीलिए उसका क्लब हर मायने में दूसरों से अलग था। एक रोज उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, एक ऐसा बिजनेस जिसके तहत EMPM CM DM कोई भी अपनी पहचान उजागर किए बिना वो कर सकता था जो उनकी पहचान उनको करने की इजाजत नहीं देती। फिर क्या था, वहाँ बड़े बड़े लोग आने लगे अपने वाहियात शौक पूरा करने। वो नादान लड़कियों के साथ जो चाहे कर सकते थे और मुखौटे के पीछे उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। सिर्फ एनिबल उनका पहचान कर उन्हें एक नंबर दे देता था। आप लोगों को लग रहा होगा कि वो इस तरह से पैसे बनाता होगा। असल में वो बड़े लोगों की काली करतूत रिकॉर्ड कर लेता और उन्हें ब्लैकमेल करके मोटे पैसे ऐंठता था। उसका ये काम उसकी सबसे खास लड़कियां संभालती थी, जिनमें एक थी लवेंडा, पर वो अचानक कहीं गायब हो गई। उसकी जगह कसांड्रा ने लिया, जो बहुत खूबसूरत थी। ये है किमी डेल। ये आखिरी थी जो अंत तक टिकी रही और भांडा फूटने पर इसी ने पुलिस को सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी। अगली है कैंडेंस रूसो। इसी की मौत की वजह से एनिबल का बिजनेस दुनिया के सामने आया। ये तीनों ही उस अतरंगी बिजनेस को चलाती थी और उसी के चलते कैंडेंस रूसो की जान गई। एक रोज टीओ ने एमा को दबोच लिया और उसे बताए कि एल पराइजो में किस टाइप का धंधा चल रहा है। पुलिस सब कुछ जान चुकी है। उन्होंने एमा को ऑफर दिया कि वो एनिबल की इन्फॉर्मेशन दे, जिसके बदले उसे आजाद कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ वो पक्का तो नहीं पता, मगर अनुमान है कि उसने एनिबल को सब कुछ बता दिया कि उनके इस नए धंधे के पीछे पुलिस लग चुकी है और वो सब कुछ लेकर वहां से भागने वाले थे। उसी रात कैंडेंस रूसो का खून हो गया। एनिबल, एमा तथा कसांड्रा, ये 3 लोग रातों रात कहीं गायब तो हुए ही, साथ में सारे टेप भी ले गए। उस केस की बागडोर रॉड्रिगो गलार्डो के हाथों में थी। किमी डेल ने उन टेप के बारे में उनको बताया। उसी केस के दरमियान इबाइस साइश और वो एक दूसरे के दोस्त बने और अब 10 साल बाद उनकी एक शाम किसी ने हत्या कर दी। उन टेप्स में कुछ ऐसे पावरफुल लोगों के टेप है जिसके लिए वो किसी की भी जान मरवा सकते हैं और कितना भी पैसा देने को तैयार है। इसलिए बहुत सारे लोग भी उन टेप के पीछे पड़े हैं। एमा टेप के चलते ही मरी। आपको याद दिलाते चले कि एमा के मर्डर केस में गलार्डो ही सस्पेक्ट था। कार पर उसके ही फिंगरप्रिंट मिले थे। इन्हें एमा के पास से एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की चाबी मिली, शायद उसमें ही वो टेप छिपे हैं। पता चला कि उस डिपॉजिट बॉक्स में 2 लॉकर लगे हुए थे। शायद दूसरा चाबी एनिबल के पास है, लेकिन एनिबल 10 सालों से कहाँ छिपा बैठा है वो किसी को नहीं पता। लोरेना ने झट से बताया कि एक शख्स है जो शायद ये जानता है कि एनिबल कहाँ है। उसका नाम है माटियो विडाल, यानी मैट, जो कि एनिबल के साथ जेल में था। एमा डोरान के मौत से 2 दिन पहले उसने लैंडलाइन से उससे 6 मिनट तक बात की थी। गलार्डो और इबाइस साइश से भी उसके संबंध है। शायद गलार्डो और इबाइस भी उसी टेप के चक्कर में मरे होंगे, लेकिन ये तो बस अनुमान है। इतने में खबर मिली कि मैट और ओलिविया हॉस्पिटल से फरार हो गए। अगले पल उनके घर पर छापा पड़ा। वो दोनों घर पर ही थे, लेकिन अपने घर नहीं बल्कि मारा के घर पे थे। ओलिविया ने घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन ना ही तो बच्चे थे और ना ही मारा और ना ही उनकी कार जिस पर सवार होकर ये भाग सके। इतने में इनके घर के सिक्योरिटी कैमरे की नोटिफिकेशन आई। साफ दिख रहा था कि उनके घर की तलाशी ली जा रही है। मैट तुरंत मारा को फोन कर अपनी सिचुएशन शेयर किया कि उसे अर्जेंट कार की जरूरत है। मारा अपने बच्चों को लेकर अपने बॉयफ्रेंड के घर आई है, बताया उसने, और ये भी कि वो तुरंत निकल रही है, फिर भी उसे 1 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम तो ये समझने के लिए काफी था कि ओलिविया ये सब कर क्यों रही है, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ बताएगी। इधर लोरेना के पास गलार्डो की बीवी का फोन आया।
वैसे जब से गलार्डो यानी टकलू मरा, उसी रात से टकलू की बीवी लोरेना के संपर्क में थी। उन्हें टकलू के लोकर से कैंडेंस रूसो नामी एक बहुत पुराने केस की फाइल मिली थी, जिसे उन्होंने तुरंत लोरेना को भेज दिया। इनका अनुमान था कि कैंडेंस रूसो केस की छानबीन करने के लिए ही गलार्डो यहाँ आया था। टीओ के हिसाब से उस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी, तो उसे क्लोज कर दिया गया था। फिर केस दोबारा खुला, या फिर क्या मामला है? एक जर्नलिस्ट था जो इनकी मदद कर सकता था। ये कैंडेंस रूसो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर उसके यहाँ पहुंचे। उस जर्नलिस्ट का नौकर किसी एंटीक पीस से कतई कम नहीं लग रहा था। उसका घर भी एंटीक पीस से भरा था, और वो खुद भी बहुत बड़ा एंटीक पीस था। टीओ और उसकी अच्छी जान पहचान थी। उस समय इसने कैंडेंस रूसो केस पर बहुत आर्टिकल छापे थे। तब गलार्डो भी उनका अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसने कैंडेंस रूसो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। खैर, कैसा है वो? ओटिस ने उनसे पूछा। पता चला कि पिछली रात को ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। वैसे इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अच्छे से चेक कर लिया था, मगर इनके मन में शंका था कि कुछ न कुछ इनसे छूट रहा है। ओटिस ने गौर किया कि गलार्डो ने इस रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें अंडरलाइन की थी, जिसमें से एक था एस। इनमें से किसी को भी एस के बारे में पता ही नहीं था। जिन महिलाओं में एस होता है उनके नहीं आते, यानी वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। पर टीओ को इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं थी। उसे कैंडेंस रूसो के बारे में कुछ ऐसा जानना था जो दुनिया से छिपी हो, और उसने भी वो बात न्यूज वगैरह में न छापे हो। ओटिस को कैंडेंस रूसो की मौत से बहुत दुख हुआ था। उनकी माने तो उसके जैसा कोई नहीं। वो भला की खूबसूरत थी। वो अनफॉरगेटेबल एक गजब का शो करते थे। उस शो में वो नर्क की शैतान बनती थी। उनकी परफॉर्मेंस देख तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा क्लब गूंज उठता था। ओटिस के पास उस शो की कुछ तस्वीरें थीं, जिन्हें दिखाने के लिए वो इनको अपने साथ ले गए। इधर ओलिविया का भी मुंह खुलना शुरू हो चुका था। सिस्टर मारिया को तुम कैसे जानती हो? मैट ने पूछा, जिस पर उल्टा वो उससे ही सवाल करने लगी कि तुम कैसे उसको जानते हो। मैट ने बताया कि एक हफ्ते पहले किसी ने मारिया का मर्डर कर दिया। उनके मर्डर से 2 दिन पहले मारा के घर से सिस्टर मारिया को फोन किया गया था। जब डिटेक्टिव पूछताछ के लिए घर आई तो मैट समझ गया कि ओलिविया ही घर पर थी। पहले बेबी सिटर और फिर बाद में मैट जरूरी काम से ऑफिस चला गया था। ओलिविया बच्चों के साथ घर पर अकेली थी, तो संभावना है कि उसी ने कॉल किया होगा। इसलिए वो डिटेक्टिव के सामने चुप रह गया। लेकिन अब वो ज्यादा टाइम तक उसे बचा नहीं सकता। अगर वो सब कुछ सच सच नहीं बताती तो वो ये रिश्ता आगे नहीं निभा पाएगा। जब कोई चारा नहीं बचा तो ओलिविया ने उसे आखिरी बार गले लगा लिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सच सुनने के बाद वो उसे किसी कीमत पर नहीं अपनाएगा। इधर कैंडेंस रूसो के शो का एक फोटो मिल चुका था, जिसे देख डिटेक्टिव लोरेना सहम गई। दरअसल कैंडेंस रूसो कोई और नहीं बल्कि मैट की वाइफ ओलिविया कोस्टा थी। वो अभी भी जिंदा है और पहचान बदलकर इसी शहर में रह रही है, माटेओ विदाल की वाइफ बनकर। तो सब हैरत में पड़ गए कि फिर वो किसकी लाश थी, जिसे पुलिस वालों ने कैंडेंस रूसो समझने की भूल की। हो ना हो मारिया, गलार्डो और इबाइस साइश की मौत का राज कैंडेंस रूसो से ही जुड़ा है। खैर, जो भी हो, उधर मैट को भी ओलिविया की सच्चाई पता चल चुका था कि वो ओलिविया कोस्टा नहीं बल्कि उसका पूरा नाम कैंडेंस इजाबेल रूसो है। आज तक उसने मैट को धोखे में रखा। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका अतीत किसी के सामने आए। उसका जन्म मैक्सिको के सबसे गरीब बस्ती में हुआ था। माँ एडिक्ट थी, एक दिन ओवरडोज करके मर गई। बाप का कुछ अता पता नहीं था, तो 5 साल की उम्र में ही उसे एक अनाथालय में डाल दिया गया। वहाँ भी वो बहुत अकेली और गुमसुम सी रहती। उसे हमेशा लगता कि एक दिन कोई दूर का रिश्तेदार आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। इसी आस में सालों बीत गए, लेकिन कोई नहीं आया। एक रोज वो अनाथालय से भागकर अपने दूर के रिश्तेदार के घर पहुंची, जो स्पेन में रहते थे, लेकिन उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तब उसे समझ आया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं, अब जो करना है उसी को करना है। लेकिन हालत बद से बदतर होते चले गए। न कहीं नौकरी मिली, न परिवार मिला। जैसा कि अनाथालय से वो सोच कर भागी थी, सब कुछ उसके उल्टा हो रहा था। तकरीबन 2 साल तक रोड पर गुजर बसर करने के बाद एक रोज पुलिस वाले उसे उठा ले गए। उनमें से 2 पुलिस वालों ने उसे यहाँ काम देने का झांसा देकर उसे एनिबल को बेच दिए। बिल्कुल पकलोल लड़की थी, उसे भनक भी नहीं लगा कि उसका सौदा हो रहा है। एनिबल उसके लिए किसी देव मानुष से कम नहीं था। वो उसके क्लब में वेट्रेस और डांसर का काम करने लगी, लेकिन ये काफी नहीं था। लोग उसे पसंद करते और अपने साथ ले जाते। जल्द ही ये भरम भी चकनाचूर हो गया कि उसकी यहाँ किस्मत बदल सकती है। इस दलदल में वो और धंसती चली गई। एनिबल ने पासपोर्ट पहले ही जब्त कर लिया था, तो भागने का तो कोई चांस ही नहीं था। किमी भी कभी ऐसी ही थी, वो उसकी तकलीफ समझती थी। उसने इजाबेल को अपनी बेटी की तरह प्यार दिया। उसी ने समझाया कि इस नर्क में सरवाइव करना है तो उसे कैंडेंस इजाबेल रूसो को अपने अंदर से मारना होगा। उस दिन से उसके अंदर की मासूम इजाबेल हमेशा के लिए मर गई, और बच गई तो सिर्फ कैंडेंस रूसो। फिर एक शाम तुम मिले,
लगा कि जैसे इतना इनोसेंट बंदा तो इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। उस दिन उसने झूठ बोला कि उसका नाम ओलिविया है। पूरी रात सपने संजोई, लेकिन अगले दिन हिम्मत ही नहीं हुई कि वो मैट को चीट करे, उसे धोखे में रखे, इसलिए वो उससे मिलने नहीं आई। मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 2 साल बाद वो फिर आमने सामने हुए। इतने सालों तक एक साथ रहने के बाद वो भूल चुकी थी कि उसका बीता हुआ कल उसकी मुश्किलें बढ़ाने वापस आएगा। खैर जो भी हो, उस रात वो उससे ओलिविया बनकर मिली थी और आज भी वो वही ओलिविया है जो उससे प्यार कर बैठी थी और मरते दम तक करती रहेगी। इतने में घंटी बजा। मारा ने फोन कर बताया कि वो 20-30 मिनट के अंदर ही पहुंचने वाली है। मैट के मन में एक सवाल ये भी उठ रहा था कि वो उस जंजाल से बाहर कैसे निकले। अब तक एनिबल उनसे बहुत कमाई कर चुका था, लेकिन फिर भी उसके पैसे की भूख शांत नहीं हुई। पैसे कमाने का उसने एक नायाब तरकीब निकाला, जिसके तहत उसने कम उम्र की सैकड़ों लड़कियां मंगवाई, जिन्हें लवेंडा, कैंडेंस और किमी को संभालना था। यहाँ के रूल सिंपल थे। जो भी गेस्ट यहाँ आएंगे उनकी पहचान छिपी होगी। सिर्फ एनिबल को पता रहेगा कि मास्क के पीछे बंदा कौन है और वो उनको एक टोकन नंबर देगा। वो अपना टोकन दिखाएंगे, अपना काम निपटाएंगे। इसी तरह से इनका ये बिजनेस काम करेगा। उसका ये बिजनेस प्लान सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि कम समय में ही सुपर डुपर हिट हो गया। यहाँ एक से बढ़कर एक लोग अपने शौक पूरा करने आने लगे, क्योंकि उनकी पहचान लिखोने का कोई रिस्क ही नहीं था। यहीं पर एनिबल से चूक हो गई। वो अपने गेस्ट की प्राइवेट वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग से पैसे कमाने लगा। जिस टोकन नंबर का आदमी रहता, वीडियो रिकॉर्ड करके वही नंबर टेप पर लिख कर रख लेता, ताकि डील करते वक्त मगजमारी न हो। एक रोज इनका पाला एक वहसी दरिंदे से हुआ। वो लड़की घबराई हुई डरी सहमी किरकिराने लगी कि मुझे उसके साथ अकेला मत छोड़ो। लवेंडा ने उस हैवान से रहम की भीख मांगी कि उस बच्ची की जगह मुझे ले जाओ, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उस बच्ची के चीख से पूरा कंटेनर दहल उठा। तब तीनों ने सोचा कि एनिबल को इसकी सूचना देना चाहिए, नहीं तो वो हैवान उस लड़की को नोच डालेगा। किसी तरह वो लड़की उस हैवान को पीट कर कंटेनर से भाग निकली। लवेंडा तुरंत उसे सबक सिखाने अंदर गई, पर उस वहसी दरिंदे ने कंटेनर लॉक कर लवेंडा को मार डाला। किसे पता था कि अगर किसी इंसान की पहचान छिपा दिया जाए तो वो इस हद तक जानवर बन सकता है। लवेंडा के कंटेनर के अंदर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, किस तरह उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, ये सब एनिबल ने सबसे छिपाया। पर एमा ने इन्हें सब बता दिया। लवेंडा की मौत से एनिबल को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ बिजनेस था। किमी ने बगावत किया, लेकिन थी तो वो उसकी गुलाम ही। मुंह खोलते ही एनिबल उसे पीटने लगा कि यहाँ वो जो चाहे वही होगा। किसी तरह एमा ने उसे कंट्रोल किया। वो भी लवेंडा की मौत से काफी दुखी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एनिबल नामी हूथी से कैसे पार पाया जाए। तो वही किमी मन बना चुकी थी कि वो यहाँ से भाग जाएंगी। सालों पहले छुपाए हुए गन को इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। पासपोर्ट एनिबल के पास जब्त है, तो क्या हुआ, पैसे जुटाकर वो नकली पासपोर्ट बनवा लेंगे। इसके बाद ये धीरे धीरे करके जो टिप वगैरह मिलते थे उनमें से थोड़ा थोड़ा करके चुराने लगी, ताकि एनिबल को भनक न लगे। एक रोज उसे शक हो गया। एमा इसके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वो चुप रही। अभी कैसेंड्रा को यहाँ आए कुछ महीने ही हुए थे। इस दरमियान वो एनिबल के काफी क्लोज आ चुकी थी। उसने किमी और कैंडेंस को बात करते हुए सुन लिया कि पैसे पूरे हो गए, अब वो पासपोर्ट बनवा के यहाँ से छुमंतर हो जाएंगे। दूसरी तरफ एनिबल टेप वाला लॉकर खोल 27 नंबर टेप को जैसे ही निकाला, कैसेंड्रा आ धमकी और सारा हाल कह सुनाई। अगले पल वो उनका पूरा कमरा छान मारा। जो पैसे इन्होंने चुराए थे वो उसे मिल गए। फिर क्या था, दोनों की खूब जमकर कुटाई हुई। इबाइस साइश ने इन्हें इस कदर मारा था कि कैंडेंस तो खड़े होने की भी हालत में नहीं थी, फिर भी डांस तो करना ही था। इनके बेबसी का लोग मजे से लुफ्त उठा रहे थे। एमा को उनकी हालत देख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो एनिबल को खड़ी खोटी सुनाने गई। पता चला कि वो उस नई लड़की कैसेंड्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। उस दिन एमा ने एनिबल को छोड़ दिया और इनके साथ मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाने लगी। कुछ वक्त पहले पुलिस ने उसे एनिबल की इंफॉर्मेशन देने के बदले उसे इस नर्क से आजाद कराने का ऑफर दिया था। ये जो बच्चियों के साथ वो नया खेल खेल रहा है, उसकी वजह से वो पुलिस की नजर पर चढ़ चुका है। अगर ये पुलिस का साथ देते हैं, फिर भी कोई गारंटी नहीं कि इनको रिहाई मिलेगी ही मिलेगी। काम होने के बाद पुलिस वाले बदल भी सकते हैं। इसलिए उसने दूसरा प्लान भी सोच रखा था कि अगर वो किसी तरह उन टेप्स को चुरा ले जिनसे एनिबल अपने क्लाइंट्स को ब्लैकमेल करता है, तो बात बन सकती है। कुछ दिन पहले उसने एक खतरनाक आदमी को ब्लैकमेल करने की गलती की थी। एक पावरफुल आदमी जो उसे और उसके बिजनेस को तबाह कर सकता था। वही कमीना जिसने लवेंडा का खून किया। उसका टेप नंबर है 27। अगर वो टेप उन्हें मिल जाए तो एनिबल उनके इशारे पर नाचेगा। एनिबल उसे वो टेप कल शाम को देने वाला है। उससे पहले ही वो टेप इन्हें चुराना होगा। एम्मा लॉकर का कोड जानती है।
बस किसी तरह उसे लॉकर से दूर ले जाना होगा। लेकिन कल किमी को पोर्टोबानोस में क्लाइंट के पास जाना था, तो टेप चोरी करने जाने के लिए कैंडेंस तैयार हो गई। हालांकि किमी उसे रिस्क में नहीं डालना चाहती थी, मगर ये गोल्डन चांस छोड़ भी तो नहीं सकते थे। अगली सुबह किमी पोर्टोबानोस के लिए निकल गई। पूरा दिन इंतजार करने के बाद शाम को इन्हें तब मौका मिला जब एनिमल क्लब खुलने से पहले राउंड पर निकला। एमा ने चुपके से 27 नंबर टेप चुरा लिया। मीटिंग से कुछ देर पहले एनिमल टेप लेने आया तो उसके होश उड़ गए। वो 27 नंबर टेप गायब हो चुका था। उसे समझते देर नहीं लगा कि पिछले दिन कसांड्रा उसे लॉकर खोलते तथा बंद करते हुए देखी थी। उसकी शैतानी खोपड़ी के अंदर चलने लगा कि इस नई लड़की को उसी पावरफुल आदमी ने जासूसी करने के लिए भेजा होगा। कसांड्रा सफाई देती रह गई, लेकिन कुछ न हो सका। उस दरिंदे ने उसे बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। अगले ही पल एमा और कैंडेंस उसे ब्लैकमेल करने पहुंची तो देखा कि कसांड्रा मर चुकी है। ये उस पर गन पॉइंट कर हड़काने लगी कि 27 नंबर टेप उनके पास है। उन्हें बस किमी और उन दोनों के पासपोर्ट के साथ $1 मिलियन चाहिए, फिर वो उसे टेप देकर यहाँ से चली जाएंगी। एनिबल के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उनकी शर्त के मुताबिक तीनों के पासपोर्ट लौटा दिया। जब कैश देने की बारी आई तो उसे वहाँ पर गन मिला, जिसे छिपाकर मौका पाते ही वो एमा को दबोच लिया। कैंडेंस सोचती ही रह गई, तब तक एनिबल उसे गोली मार दिया। फिर उसी गन के हैंडल से एम्मा पर भी वार किया। गला घोंटकर उसका गेम बजाने ही वाला था कि तभी कैंडेंस ने उसे 3 गोली मारा, जिससे वो वही ढेर हो गया। जैसा इन्होंने सोचा वैसा तो हुआ नहीं, उल्टा एक खून का इल्जाम भी इनके ऊपर आ गया। इससे बचने का एक ही तरीका था। एमा ने झट से कैंडेंस के कपड़े उतरवा कर कसांड्रा को पहना दी तथा उसका पासपोर्ट भी उसके जेब में रख दी, ताकि सबको लगे कि ये कैंडेंस की लाश है। चेहरे का कचूमर निकल गया है तो पहचान करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। इस तरह कैंडेंस जहाँ चाहे जा पाएगी। जाते जाते ये एनिबल की लाश को ठिकाने लगा देंगे। पुलिस को लगेगा कि एमा ने पुलिस को धोखा दिया और एनिबल को लेकर फरार हो गई। रह गई किमी की बात, तो इन्हें उसे यहीं पर छोड़कर जाना होगा। यहाँ कोई तो चाहिए जो कैंडेंस के कपड़े पहचान कर पुलिस को बता सके कि ये लाश कैंडेंस की है। लेकिन कोई सवाल ही नहीं था कि कैंडेंस किमी को यहाँ छोड़कर जाए। एमा ने बताया कि जब एनिबल ही नहीं रहा तो एक तरह से वो भी आज़ाद ही है। अपनी सेफ्टी के लिए ये अपने साथ टेप का बॉक्स भी लिए और एनिबल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद वापस लौटकर बाकायदा कसांड्रा के सारे सामान जिस पर उसका डीएनए है वो कैंडेंस के रूम से अदला बदली की। फिर किमी को वॉइस मैसेज करके बताई कि उनका प्लान फेल हो गया है। एनिबल ने कैंडेंस को टेप चुराते हुए पकड़ दिया और गुस्से में आकर उसे मार डाला। उसे मर्डर करते हुए कसांड्रा ने देख लिया और भागकर कहीं छिप गई है। एनिबल को डर है कि कहीं वो पुलिस को बता ना दे, इसीलिए हम दोनों यहाँ से भाग रहे हैं, अपना ख्याल रखना। ये वॉइस मैसेज डिटेक्टिव रॉड्रिगो गलार्डो ने भी सुना। बेचारी किमी का तो रो रो के बुरा हाल था कि वो कैंडेंस को बचा नहीं सकी। टेबल पर उसे एमा का वो मैसेज भी मिला कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। यही कहानी था इनके वहाँ से भागने की। वो किमी को धोखा देना तो नहीं चाहती थी, मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। वहाँ से ये बार्सिलोना आ गए। एमा यहाँ किसी ऐसे को जानती थी जो इनके नई नाम के पासपोर्ट बनवाने के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना सकती थी। वहीं पर कैंडेंस का इलाज भी हुआ और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद कागजी तौर पर वो यहाँ की निवासी बन गई। पासपोर्ट वगैरह बनवाना, नौकरी वगैरह पाना सब कुछ आसान हो गया। इन सब से उसके बर्लिन जाने का क्या वास्ता? आखिर क्यों गई थी वो बर्लिन? दरअसल कैंडेंस काम की वजह से गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी। एनिबल ने उसे अबॉर्शन नहीं करवाने दिया। बच्ची के पैदा होने के कुछ महीने तक तो ये उसके साथ बहुत खुशी खुशी रहे। इन्होंने उसका नाम रखा पौला। बाद में उसे एहसास हुआ कि पौला का इस नर्क में कोई भविष्य नहीं, तो एमा उसे अडॉप्शन के लिए कहीं छोड़ आई ताकि उसे कोई अच्छा परिवार मिल सके। उस रोज जब वो घर देखने आए थे तो उसके ऑफिस से कॉल नहीं आया था, बल्कि पौला के अडॉप्टेड पेरेंट्स की तरफ से था। उन्हें तो वो जानती भी नहीं थी, क्योंकि अडॉप्शन का सारा प्रोसेस एमा ने संभाला था। फिर क्या था? सालों पुराना वो लॉकेट जिसका एक हिस्सा उसके पास तथा दूसरा हिस्सा उसके बेटी के पास था। लेकर बर्लिन जाने के बहाने वो उन 2 लोगों से मिलने गई जो 50,000 यूरोस के बदले पौला से मिलवाने वाले थे। पैसे लेकर वो हयात होटल के रूम नंबर 2507 में पहुंची। वहां जाकर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि एनिबल का बॉडीगार्ड एबाइस साइश था, और उसके साथ था कैंडेंस रूसो के कत्ल का इन्वेस्टिगेशन करने वाला डिटेक्टिव रॉड्रिगो गलार्डो। कैंडेंस चकित थी कि इन्होंने उसे ढूंढा कैसे। तो बात यह है कि उस घटना के कुछ सालों बाद एक अडॉप्टेड बच्ची के परेशान माँ बाप ने गलार्डो को उसकी माँ को ढूंढने का काम दिया। तब उसे कुछ गड़बड़ लगा, क्योंकि कैंडेंस रूसो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला था कि उसे एड्स था, एक ऐसी बीमारी जिससे वो माँ नहीं बन सकती थी। लेकिन कैंडेंस की तो एक बच्ची थी। यानी गलार्डो को समझते देर नहीं लगा।
कि वो लाश कैंडेंस की नहीं किसी और की थी। उन्होंने उसे फोन पर बताया था कि पॉला को किडनी की बीमारी है, अगर उसे सही समय पर किडनी नहीं मिली तो वो मर जाएगी। इसीलिए पॉला के अडॉप्टेड पेरेंट्स उसकी असली माँ को ढूंढ रहे थे। ये जिस काम के लिए आए थे वो शुरू किए। 50,000 यूरोज देने से पहले कैंडेंस को पहचान करना था कि वो जिससे मिलाने का सौदा किए हैं वो उनकी बेटी पॉला ही है। लॉकेट वगैरह से कंफर्म हो गया कि वो सही बोल रही हैं। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी, शायद उन्होंने उसके चाय में कुछ मिला दिया था। फिर वीडियोस वगैरह बना लिए होंगे। मैट को कुछ और ही चक्कर लग रहा था। उसे वीडियो वगैरह भेजकर वो क्या दिखाना चाहते थे। उसे पॉला वाली पूरी कहानी ही झूठी लग रही थी, जिस पर ओलिविया ने उसे वो मैसेज दिखाए जो आज ही पॉला के अडॉप्टेड पेरेंट्स ने किए थे। इस मैसेज में साफ साफ लिखा था कि कल सुबह 11 बजे वो मरबेला के सेंटा यूजीनिया स्क्वायर में मिलने आने वाले हैं। मैट इतना तो समझ चुका था कि कोई ओलिविया को फंसा रहा है। अगर कल वो सेंटा यूजीनिया स्क्वायर उससे मिलने गई तो कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है। एकाएक ओलिविया को याद आया कि जब वो एनिबल को ठिकाने लगा रहे थे तो वो जिंदा था। कहीं इस षड्यंत्र के पीछे वो ही तो नहीं। फिर एक मन कह रहा था कि ये बात झूठ हुई तो उसकी बेटी मर जाएगी, इसीलिए रिस्क तो लेना ही होगा। अगले पल मारा गाड़ी लेकर आ गई। उसके ठीक पीछे पुलिस वाले भी आ धमके। दरअसल कुछ देर पहले मैट ने 3 मिनट तक जोई से बात किया था। असल में पुलिस वाले उससे फोन करवाए थे और उसी कॉल के जरिए वो मैट की लोकेशन निकाल लिए थे। अगर मैट पकड़ा गया तो वो उस पर इबाइस साइश और गलार्डो की मर्डर का चार्ज उसी पर लगाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी ओलिविया ने एक प्लान बनाया कि वो पीछे से भाग जाए और अगले दिन सेंटा यूजीनिया स्क्वायर में पॉला के पेरेंट्स से मिले। ओलिविया ने कुछ किया नहीं है तो पुलिस वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और वो छूटने के बाद उनसे मिलने सेंटा यूजीनिया स्क्वायर चली आएगी। फिर वो इसी प्लान पर अमल किए। ओलिविया ने सरेंडर कर दिया तो वही मैट पीछे के रास्ते से फरार हो गया। अब तक ओलिविया ने जो कहानी मैट को सुनाई उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर वो कोई खेल खेल रही है। कहीं एनिबल जिंदा तो नहीं? वो वह सी दरिंदा कौन है जिसने लवैंडा को मारा? कई टेप के चक्कर में उसी ने एमा एबाइस साइश और गलार्डो को तो नहीं मारा? अगले पार्ट में सर चकरा देने वाले ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। आखिर इस कहानी का क्या होगा अंजाम, जानने के लिए देखते रहिए।